हम लोग आज पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण, जो हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग आव्यूह को रूपांतरित कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि वो कोई भी वर्ग आव्यूह पर ही ये रूपांतरण होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 6 प्रारंभिक संक्रियाएं होती है, 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर। ये हम लोग प्रारंभिक संक्रिया देखेंगे पहले कि उसका कौन कौन सा संक्रियाएं होती है, उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हम लोग का कि कोई भी यदि आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज यानी कि परस्पर बदलेंगे तो उसे हम लोग किस चीज से सूचित करेंगे, पंक्ति को भी और स्तंभ को भी। तो इसमें प्रारंभिक संक्रियाएं जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि प्रारंभिक संक्रिया जो होगी वो आव्यूह का प्रारंभिक संक्रियाएं 6 प्रकार की होती है। ठीक है, जिनमें 3 पंक्ति पर और 3 स्तंभ पर होता है। जिनमें 3 पंक्ति पर तथा 3 स्तंभ पर होती है। ये प्रारंभिक संक्रिया हुई जिसमें 3 पंक्ति पर होगा और 3 स्तंभ पर होगा। उसी को हम लोग लिखेंगे। प्रत्येक पॉइंट पर 2-2 हम लोग पॉइंट कर लेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट को हम लोग पंक्ति में भी लिखना है, स्तंभ में भी लिखना है, एक ही संक्रिया। हम लोग यहाँ पर स्टार का चिन्ह देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग क्या बताएं हम लोग कि किसी भी आव्यूह के वर्ग आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने को सांकेतिक रूप में किस तरह डिनोट किया जाता है, उसको हम लोग लिखेंगे। किसी आव्यूह के 1 का एक पॉइंट कर देते हैं, 1 का एक पॉइंट, क्योंकि वही चीज स्तंभ में भी लिखनी है हम लोग को। किसी आव्यूह के आईवी पंक्ति और किसी भी पंक्ति के किसी भी आव्यूह के 2 पंक्ति, आईवी पंक्ति और जेवी पंक्ति भी लिख सकते हैं हम लोग। आईवी पंक्ति और जेवी पंक्ति को परस्पर बदलने को सांकेतिक रूप में RI RJ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये देखिए दोनों एरो का चिन्ह है। इसका मतलब ये चला जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए I का मान हम 1 रख दिए, J का मान 2 रख दिए, तो R1 को R2 की जगह पर, R2 को R1 की जगह पर कर देंगे। यही परस्पर विनिमय हुआ है। ध्यान दीजिएगा, से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पर कि इस पे एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं छोटा सा आसानी से। A बराबर मान लीजिए दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए ये कोई आव्यूह दिया गया है हम लोग को A बराबर। इसमें हम लोग को मान लीजिए कि R3 और R1 को बदलना है, यानी कि परस्पर विनिमय करना है। ठीक है, यानी इंटरचेंज। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर R1 R3
की संक्रिया करने पर, R1 R3 की संक्रिया करने पर, अब यहाँ पर R1 को R3 पे कर दीजिए, R3 को R1 पे कर दीजिए, तो हम लोग को A बराबर क्या मिलेगा देखिए, इसको चले जाइए यहाँ पर लेकर 7 8 9, यानी कि ये आपका R3 जो है यानी कि रोज 3 वो रो 1 की जगह पे चला गया, रो 1 आ जाएगा इसकी जगह पर, और बीच वाला बदलेगा नहीं क्योंकि उस पर हम लोग संक्रिया नहीं कर रहे हैं, इसलिए बीच वाला उसी तरह के उसी तरह रह जाएगा। यही तो हुआ, किसी वर्ग अवयव के किसी भी दो पंक्तियों को आपस में बदलने की संक्रिया को Ri और Rj से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका बी नंबर पॉइंट देखिए, इसी तरह से जैसे पंक्तियों को हम लोग बदलेंगे उसी तरह स्तंभों को बदलेंगे, तो लिख देंगे किसी अवयव के आईवी स्तंभ और जेवें आईवी स्तंभ और जेवें स्तंभ को परस्पर बदलने को CI CJ से सूचित किया जाता है। ठीक है, इस पर भी हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं, CI CJ, वही उदाहरण हम यहाँ पर भी ले लेना है। देखिए क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हम लोग एक संक्रिया करते हैं C1 और C2 को हम बदलते हैं, संक्रिया करने पर C1 और C2 को हम लोग बदलेंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग, C1 को C2 के जगह पर और C2 को C1 के जगह पर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए A बराबर हमको क्या मिलेगा, ये C2 है, C1 की जगह पर कर दीजिए, ये C1 है, C2 की जगह पर कर दीजिए, और C3 उसी तरह रह जाएगा। यानी कि जो संक्रिया हम लोग करेंगे जिस पंक्ति और या जिस स्तंभ पर, वही पंक्ति और वही स्तंभ प्रभावित होगी, बाकी अन्य पंक्ति और अन्य स्तंभ प्रभावित नहीं होंगे। जैसे इसमें हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 पर संक्रिया कर रहे हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 ही यहाँ पर प्रभावित होगा, कॉलम 3 प्रभावित नहीं होगा, यानी कॉलम 3 को कॉलम 3 की जगह पर रखेंगे। उसी तरह पंक्ति में भी हम लोग किए थे R1 R3, तो R2 शिथिल है, यानी कि R2 जो है वो अस्थिर है, ऐसी स्थिति पर हम लोग को ध्यान देना है। दूसरा का A नंबर, इसमें हम लोग ये देखेंगे किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी हम लोग अचर से गुणा करना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये ध्यान देना है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट में, यदि किसी अवयव के आईवी पंक्ति को अचर के जो है वो क्या है, अचर है, कांस्टेंट, आईवी पंक्ति को के से गुणा करने को सांकेतिक रूप में देखिए ध्यान देना है, पंक्ति यहाँ पर हम लोग दिए हैं, तो आईवी पंक्ति लिखे हैं, तो आईवी पंक्ति लिख देंगे यहाँ पर, और एरो का चिन्ह रहेगा यहाँ पर दोनों और एरो का चिन्ह नहीं रहेगा,
ठीक है। के से गुणा कर रहे हैं हम लोग, तो के आर आई से सूचित किया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर हम लोग छोटा सा उदाहरण लेंगे तो समझ आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर a बराबर हम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक संक्रिया करेंगे इसी टाइप का। मान लीजिए हमको प्रथम पंक्ति में यानी कि फर्स्ट रो में 2 से गुणा करना है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ i की जगह भी 2 लिखेंगे, यहाँ i की जगह भी 2 लिख देंगे, तो क्या होगा R2 के R2 की संक्रिया से। R1 में करना था तो R1 में रहने दीजिए, चलिए R1 में करना था ना, R1 में हम लोग कर देते हैं। और K की जगह आप हम लोग कोई अक्षर रख देंगे, जैसे मान लीजिए हमें 2 से गुणा करना है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। और इसका पहले अर्थ समझ लीजिए क्या होगा। R1 जो है यहाँ पर जो एरो के चिन्ह के पहले जो हम ये लिखे हुए हैं रो चाहे कॉलम यहाँ पे दिखाई देगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो संक्रिया होगी यानी कि 2 से R1 में जब हम लोग गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको इसी के जगह पे रखना है, यानी कि R1 में ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे इसके आगे हम लोग संक्रिया जो पढ़ेंगे ये यदि महत्वपूर्ण हम लोग संक्रिया जो अभी हम लोग लिख रहे हैं यदि बढ़िया से समझ लेंगे तो हमको ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अभी रूपांतरण में। तो ध्यान देना है कि 2R1 जब करेंगे तो 2 से गुणा करके R1 में उसी के जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो क्या मिला हमको a बराबर 2 से गुणा कीजिए इसमें R1 में, 2 से गुणा करेंगे तो 2, इसमें 2 से करेंगे तो 4। और ये दूसरा जो पंक्ति है वो स्थिर रहेगा, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ पर संक्रिया होगी वही पंक्ति वही स्तंभ प्रभावित होगा, बाकी सब स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर हम संक्रिया जो कर रहे हैं वो R1 पर हो रही है, तो यहाँ पर देखिए इसमें मिलाइए R1 चेंज हुआ है, R2 इसमें 3-4 है, इसमें भी 3-4 है, यानी कि R2 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेम इसी प्रकार होता है स्तंभ का भी। बी नंबर पॉइंट, यदि किसी आव्यूह के आयनीय स्तंभ, यदि किसी आव्यूह के आयनीय स्तंभ को K से गुणा करने को सांकेतिक रूप में CI एरो के चिन्ह देके KCI लिखा जाता है। सेम इसी तरह पंक्ति की जैसी ही संक्रिया इसकी भी होगी। अब एक उदाहरण हम लोग ले लेंगे, इसका भी क्लियर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए a बराबर वही उदाहरण ले लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमको C2 में 3 से गुणा करना है, C2 में 3 से, देखिए यहाँ पर भी C2 रख देंगे, यहाँ भी C2 रख देंगे और 3 यहाँ रख देंगे तो हमको 3C2 मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि संक्रिया करने पर, ठीक है। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग C2 की संक्रिया कर रहे हैं तो C1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे, C1 पहले उसी तरह लिख देंगे 1 3, और C2 में हमको कितना से गुणा करना है 3 से गुणा कर दीजिए C2 में 6 12, ये मिल जाएगा हम लोग को। तो दूसरा का A पॉइंट, दूसरा का A पॉइंट हम लोग लिखते हैं,
यदि किसी अवयव के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो भी हम लोग अवयव लिख रहे हैं वो वर्ग अवयव होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग वर्ग अवयव भी लिख सकते थे, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग शुरू में बता चुके हैं कि वर्ग अवयव पर ही रूपांतरण होती है, इसलिए ध्यान रखना है। यदि किसी अवयव के आयवी पंक्ति के अवयवों को अब दूसरा पक्ति ले लीजिए, पहला आयु ले लिया तो दूसरा को जेवी कर लीजिए। जेवी पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा करके जोड़ने को सांकेतिक रूप में किस चीज से, देखिए जैसे मान लीजिए R1 एरो का चिन्ह दें, RI कर दीजिए, पहले तो सूत्र लिख रहे हैं RI, तो RI में हमको किसको जोड़ना है, J को, यानी कि जेवा पंक्ति को, तो जेवा पंक्ति को जोड़ देंगे और यहाँ पर लिखे हम लोग K से गुणा करके, तो K से गुणा कर देंगे, इसमें RI प्लस KRJ लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग ये भी लिख सकते थे कि किसी अवयव के आयवी पंक्ति और जेवी पंक्ति को जोड़ने को RI एरो का चिन्ह रहेगा, RI और RJ प्लस RJ कर सकते थे हम लोग, K की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ऐसा हम लोग को मिलेगा कि किसी पंक्ति के किसी खास अवयव को, मैंने किसी पंक्ति के किसी खास पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी अंक से गुणा करके तब हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हमको वैसी जरूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन में, इसलिए यहाँ पर ये चीज दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पहले समझ लीजिए कैसे लिखा है। RI यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यानी कि I का मान यदि हम लोग 1 रख देते हैं और J का मान 2, तो हमको क्या मिलेगा, R1 प्लस KR2। यहाँ पर R1 का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का योग जो है वो हम R1 के जगह पे रखेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर एक संक्रिया करते हैं, R1 प्लस 2R2 से लिख देते हैं। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि संक्रिया करने पर। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों को, यानी कि R1 को, R1 मेरा क्या है 1 2, यहां लिख लीजिए, अलग में लिखिए, R1 1 2 है, R1 हम लिख दिए, 2R2 यानी कि R2 में 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा कीजिए, यहां लिख दिया हम लोग, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ना है तो यहां भी हम लोग जोड़ देंगे, तो 8 2 10 6 1 7, यानी कि 7 10 हो गया हमको, ठीक है। तो ये 7 10 हम कहाँ रखेंगे, R1 के जगह पर, जो एरो के चिन्ह के पहले जो हम लोग लिखेंगे उसी की जगह पे रखना है, यानी कि पहला पंक्ति में रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 7 10 और नीचे वाला उसी तरह रह जाएगा, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ पर संक्रिया होगी वही पंक्ति और वही स्तंभ प्रभावित होगा, बाकी कोई प्रभावित नहीं होगा। तो देख लीजिए, इसमें और इसमें मिलाइए, पहला पंक्ति केवल प्रभावित है, दूसरा पंक्ति उसी तरह है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोग इसे जोड़कर R2 के जगह पर रख सकते थे कि नहीं, रख सकते थे, हमको जहां जरूरत है वहां रखेंगे। तो यदि R2 के जगह पर रखना होता तो यहाँ पर हम लोग R2 लिखते और ये 2R2 पहले यहाँ पहले हो जाता है और R1 बाद में, यानी कि 2R2 प्लस R1 लिखते उसको,
ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में अभी अवयव में ही नहीं, डिटर्मिनेंट में भी हम लोग को पढ़ना है। यही संक्रिया फिर डिटर्मिनेंट में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से आप लोग को समझ लेना है। यहाँ पर हम लोग जो लिखे हुए हैं कि R1 प्लस 2R2, तो इसको हम लोग या तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, हमको जहाँ जरूरत हो, जैसे हमको क्वेश्चन खोजेगा उसी जगह पर हम लोग उसको रखेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि R1 यदि पहले लिख रहे हैं तो एरो के चिन्ह के बाद पहला R1 ही होगा, भले उसमें हम लोग किसी अंक से गुणा भी करेंगे तो हम लोग गुणा सहित लिखेंगे। जैसे R2 कर देंगे हम इसको, इसी संक्रिया को मान लीजिए कि हमको R2 की जगह पे रखना है, तो यहाँ R2 करेंगे और 2R2 यहाँ आ जाएगा, R1 यहाँ चला जाएगा। तो अब तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। तीसरा का भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वही जो पंक्ति के लिखे थे वही स्तंभ से लिखेंगे। किसी आयु के आयवी स्तंभ कर दीजिए, आयवी स्तंभ के आयवी स्तंभ के अवयवों को जैविक स्तंभ के संगत अवयवों को के से गुणा, के मतलब अचर, के से गुणा करके जोड़ने को, के से गुणा करके जोड़ने को CI प्लस KCJ से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी। चलिए इसमें हम दिखाते हैं आप लोग को उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि A बराबर है 1 2 3 4, हमको यहाँ पर संक्रिया लेनी है। चलिए 2 का आपकी पंक्ति में हम लोग R1 लिए थे, तो इसमें C2 कर लेते हैं, तो इसमें 2 की संक्रिया लेते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ C2 लिख देंगे पहले, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको C1 में जोड़ना है या घटाना है। ध्यान दीजिएगा, घटाव भी इसी तरह होगा जैसे हम लोग जोड़ रहे हैं। यदि घटाना भी होगा तो हम लोग प्लस की जगह केवल माइनस कर देना है। बात इसलिए कि यहाँ पर केवल प्लस लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि संक्रिया में केवल प्लस ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हम लोग को घटाव की जरूरत होगी तो हम लोग घटाव भी कर लेंगे, यानी कि सब्सट्रैक्शन। तो अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए C2 में हमको C1 को जोड़ना है और किसी अंक से गुणा करके, मान लीजिए 3 से गुणा करके 3C1 से लिए। देख लीजिए, फिर से मिला लीजिए। आप यहाँ पर क्या हुआ है, C2 लिखे हैं तो एरो के चिन्ह के बाद पहला C2 मिला है, अर्थात 3C1 किए। अब मान लीजिए कि हमको C1 में गुणा नहीं करना है, हमको C2 में गुणा करना है, तो हम मान लीजिए कि 3 से ही C2 में गुणा करना था, तो 3 यहाँ कर देंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा मेरा संक्रिया 3C2 प्लस C1। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, A बराबर, देखिए इसमें किस चीज की संक्रिया हो रही है, कैसे चेक करेंगे हम लोग किस चीज की संक्रिया हो रही है। तो एरो के चिन्ह के पहले जो लिखा गया होगा कॉलम या रो, यानी जैसे R1 C2 ऐसे लिखा गया मिलेगा आपको एरो के चिन्ह के पहले, उसी को हम लोग देखेंगे कि उसी को प्रभावित होगा, यानी कि उसी की जगह पर हम लोग ये संक्रिया करके इसी की जगह पर हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर C2 प्रभावित होगा, C1 प्रभावित नहीं होगा, तो हम C1 को उसी तरह लिख देंगे 1 3। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, C2 क्या है मेरा 2 4, चलिए लिख लिए। फिर उसके बाद क्या है 3C1, तो C1 में 3 से गुणा कीजिए तो 3 और 3 × 3 9, इन दोनों को जोड़िए। मान लीजिए ऐसे हम जोड़ रहे हैं तो 3 2 5 और 9 4 13, ठीक है। इसका जोड़ मिला 5 और इसका जोड़ मिला 13,
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 5 और 30। ये समझाने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं, ये समझिएगा कि ऐसे ही करना है आप लोग को, समझाने के लिए हम ये लिख रहे हैं। ऐसे जनरली हम लोग यहाँ यही से भी कर सकते हैं। C2 ये हमको तो लेना ही है C2, और 3C1 इसमें हम लोग 3 से गुणा करके संगत अवयवों को जोड़ते जाएंगे। जैसे देख लीजिए 2 + 3C1, तो 2 + 3 × 1 क्या हो जाएगा 5, 4 × 3C1 तो 3 × 3 9 और 4 कितना हो जाएगा 30। इसलिए आप लोग को ये ध्यान रखना होगा। और ये संक्रिया सबसे महत्वपूर्ण थी, जो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखे हैं, थर्ड का A और B, ये सबसे महत्वपूर्ण संक्रिया है, क्योंकि इस पर ये जो अगला एक्सरसाइज हम लोग बनाने जाएंगे अवयव रूपांतरण का, इसमें इसका प्रमुख रोल रहेगा। और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट में जब जाएंगे तो फिर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तभी डिटर्मिनेंट हल होगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग। अब अगला देखेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव अगला पॉइंट था, व्युत्क्रमणीय अवयव यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। चलिए, यहां पर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब कि कोई अवयव, किसी अवयव का इन्वर्स हो सकता है यानी व्युत्क्रम, उसकी हम लोग कोशिश करेंगे। तो हाँ होगा। कब होगा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे। यदि कोई वर्ग अवयव A है तथा एक अन्य वर्ग अवयव B इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर IO, तो A को B को कर दीजिए, B को A का व्युत्क्रम अवयव कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिलेशन फंक्शन में इन्वर्स का हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी फलन और इन्वर्स फलन का जब हम लोग संयोजन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि कोई फलन और उसके इन्वर्स फलन को जब हम लोग संयोजन किए थे तो वो आइडेंटिटी यानी कि तत्समक फलन प्राप्त होता था। तो वही तत्समक फलन है, ये तत्समक है ना, आइडेंटिटी अवयव मैट्रिक्स। तो A से B में गुणा करेंगे या B से A में गुणा करेंगे तो हमको I प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग B को A का व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसे A इन्वर्स बराबर B द्वारा सूचित किया जाता है। ये भी ध्यान देना है कि इसे A इन्वर्स बराबर B, इसका मतलब क्या हुआ कि A का व्युत्क्रम B है, लेकिन ये समझना है आप लोग को यहाँ पर कि B का भी व्युत्क्रम A होगा। ऐसी स्थिति में जब आपको ये इक्वेशन प्राप्त होगा कि AB बराबर भी I मिले और BA बराबर भी I मिले, तो उस स्थिति में A जो होगा वो B का व्युत्क्रम होगा और B जो होगा वो A का भी व्युत्क्रम होगा, यानी कि दोनों होगा। कब? जब AB और BA दोनों I के बराबर होगा तब। मान लीजिए कभी हम AB बराबर I आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि A का व्युत्क्रम B है, लेकिन BA बराबर I नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि B A का व्युत्क्रम नहीं है। इसलिए ध्यान देना है। इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर कि हम लोग कैसे उदाहरण अपने मन से भी लिख सकते हैं। किसी भी अडर में 2 into 2 अडर हो या 3 into 3 अडर हो, तो हम यहाँ पर छोटा सा उदाहरण लेंगे क्योंकि जगह कम है।
तो यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का हम ले रहे हैं, समझा दे रहे हैं कैसे हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 और फिर ये सेम चीज यहाँ लिख दीजिए और b बराबर, अब देखिए सेम यही चीज b में भी लिखिए और करना क्या है कि मेरा विकर्ण क्या है 2 2 विकर्ण, इसको छोड़ करके बाकी का चिन्ह बदल देंगे हम लोग। तो इसका चिन्ह माइनस कर देते हैं और इसका भी चिन्ह माइनस कर देते हैं। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं 2 1 3 2 2 -1 -3 2, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप लोग तो मल्टीप्लिकेशन बढ़िया से समझ गए होंगे। 2 × 2 4 -3। चलिए पहला से दूसरा में 2 × -3 6 + 6। चलिए फिर इससे इसमें कीजिए 2 - 2, फिर इससे इसमें कीजिए -3 + 4। क्या मिला आप लोग देख रहे हैं, यही तो है i, मिल गया। अब हम लोग bA लिखेंगे। पहले b लिखिए, फिर उसके बाद a लिखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए 4 - 3, फिर पहला से दूसरा में +6 - 6, फिर इससे इसमें -2 + 2, फिर इससे इसमें -3 + 4। क्या मिल गया 1 0 0, यानी कि ये भी i के बराबर मिल गया। तो आप लोग को भी देख रहे हैं कि AB और BA दोनों i के बराबर है, तो A B का भी व्युत्क्रम होगा और B A का भी व्युत्क्रम होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि AB बराबर BA बराबर I, इसलिए A इनवर्स बराबर B या B इनवर्स बराबर A, हम लोग दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। व्युत्क्रमणीय अवयव वो वर्ग अवयव का ही व्युत्क्रम होता है, आयताकार का नहीं होता है। उसके पीछे एक नोट लिख लीजिएगा, किसी आयताकार अवयव, आयताकार अवयव का मतलब वैसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान न हो, उसे हम लोग आयताकार अवयव कहते हैं। तो आयताकार अवयव जो होगा उसका व्युत्क्रम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि AB बराबर BA होने के लिए, यानी कि गुणनफल परिभाषित होने के लिए हमको दोनों को समान कोटि में चाहिए, यानी कि वर्ग अवयव चाहिए। किसी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं होता, नहीं होता। हाँ, इसमें वो भी लिख देते हैं क्योंकि AB और BA परिभाषित होने के लिए AB और BA जब परिभाषित होगा तो उसके लिए हमें वर्ग अवयव की जरूरत होगी। वर्ग अवयव होना आवश्यक। उसके बाद है प्रमेय 3, हम लोग उसको देखेंगे। अब हम लोग को यहाँ पर प्रमेय 3 का मतलब ये होगा कि अवयव जो हम लोग व्युत्क्रम निकाल रहे हैं वो किसका व्युत्क्रम मिलेगा, वर्ग अवयव का। ये तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें हम लोग देखे भी कि व्युत्क्रम जो होगा वो वर्ग अवयव का ही होगा, लेकिन
किसी अवयव के कितने व्युत्क्रम हो सकते हैं। इस पर हम लोग को प्रमेय 3 दिया गया है कि किसी भी अवयव का केवल और केवल एक व्युत्क्रम होता है, यानी कि एक ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स प्राप्त होगा, यानी कि एक ही व्युत्क्रम अवयव प्राप्त होगा, एक से अधिक प्राप्त नहीं होगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। तो थ्योरम 3 है किस चीज का, अवयव की व्युत्क्रम की अद्वितीयता। व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता। अद्वितीयता का मतलब केवल और केवल एक ही हल होगा उसका, यानी कि यूनिकनेस ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी अवयव की व्युत्क्रम जो होगा वो केवल और केवल एक होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर मान लेते हैं कि माना कि कोई अवयव को हम लोग अवयव के रूप में लिखेंगे, a बराबर aij m इंटू m। ध्यान दीजिएगा, m इंटू m, वक्त भी m है, स्तंभ भी m है, इसका मतलब कि ये वर्ग है। कोई अवयव a बराबर aij के रूप में है तथा b और c अवयव a के व्युत्क्रम मान लेते हैं, तथा b और c व्युत्क्रम है। तो हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि हमको पता लग जाएगा कि ये एक यूनिक्यू है, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यूनिक्यू प्राप्त होगा। हमको कैसे प्राप्त होगा, तो हम लोग जानते हैं कि b और c यदि हम दो व्युत्क्रम यहाँ पर ले लिए हैं तो दोनों सेम मिलना चाहिए हमको, b बराबर c। तभी हम लोग को हमें क्या सिद्ध करना है, लिख लेंगे, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, b बराबर c। यानी कि हम लोग b बराबर c दिखा देंगे, यानी कि जो अवयव b होगा वही अवयव c होगा। इसका मतलब कि दोनों अवयव समान होगा। इसका मतलब कि a का व्युत्क्रम अवयव केवल और केवल एक होगा। चलिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं, यदि a का व्युत्क्रम b है तो व्युत्क्रम की परिभाषा से हम लोग क्या लिखेंगे, ab बराबर ba बराबर i। यही ना हम लोग व्युत्क्रम की परिभाषा में पढ़े हैं। फिर यदि a का व्युत्क्रम c है तो ध्यान दीजिए, a का व्युत्क्रम यदि हमको c मिल गया, दो हम लोग लिए हैं ना b और c, तो पहला बार b को लिया है, दूसरा बार c को लिया है, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर ac बराबर ca बराबर हमको ये प्राप्त होगा। जब b व्युत्क्रम होगा a के साथ तो ab बराबर ba बराबर i होगा, और यदि a के साथ c उसका व्युत्क्रम होगा तो ac बराबर ca बराबर i होगा। अब हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं, देखिए b, हम लोग जानते हैं कि किसी भी अवयव को उसके तत्समक अवयव के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही अवयव प्राप्त होता है, यानी कि b के साथ हम लोग i भी लिख सकते हैं। b के साथ हम लोग i लिख देंगे, ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, i का मान हम लोग यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक रख देते हैं, ac चाहे c है, तो चलिए हम ac रख देते हैं।
हम लोग इससे लिखेंगे आई के जगह पर आई का मान इन दोनों में से कोई एक लिखना था तो हम ऐसे लिख चुके हैं, सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग बंटन नियम का यदि प्रयोग करते हैं, वितरण नियम का, तो क्या मिलेगा हमको, ये दोनों एक साथ हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा बी ए सी। यहाँ पर बंटन नियम का प्रयोग कर लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बी ए बराबर क्या है आई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आई सी। और हम लोग जानते हैं कि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक अवयव, और तत्समक अवयव को सी के साथ यानी किसी अवयव के साथ गुणा करेंगे तो वही अवयव प्राप्त होगा, यानी कि सी ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया सी। तो आप लोग देख रहे हैं कि बी बराबर सी मिल गया, बी बराबर सी मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अवयव एक ही है, यानी बी और सी दोनों एक ही है, अर्थात ए का केवल एक ही व्युत्क्रम अवयव होगा। ध्यान दीजिएगा इस पर, किसी भी अवयव वर्ग अवयव का केवल और केवल एक ही व्युत्क्रम अवयव होता है। ये नहीं कि हम लोग हल करेंगे तो पहली बार में कुछ दूसरा मिल जाएगा, दूसरी बार में कुछ दूसरा मिल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सेम टू सेम मिलेगा, यानी कि एक ही प्राप्त होगा। बी बराबर सी मिलने का अर्थ हमको यही हो गया कि बी और सी दोनों एक है। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय 4, थ्योरम 4। इसमें हमको क्या दिया है, थ्योरम 4 में हमको एक चीज सिद्ध करने को दिया है कि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स हमको सिद्ध करना है। जैसे हम लोग परिवर्तन में सिद्ध किए थे उसी तरह इनवर्स लिखेंगे। यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू, ये हमको सिद्ध करना है। जैसे हम लोग याद होगा, हम लोग को परिवर्तन में भी हम लोग पढ़े थे, ए बी का होल परिवर्तन बराबर बी का परिवर्तन इंटू ए का परिवर्तन। उसी तरह इनवर्स में भी सेम वही है, हम लोग को इसको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्या, इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका मतलब कि ए बी और ए बी का इनवर्स दोनों का गुणनफल आई के बराबर होगा, यानी कि व्युत्क्रम की परिभाषा से, व्युत्क्रम की परिभाषा से हमको मिलेगा ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर आई हो गया। यानी कि देख लीजिए, जैसे इसको हम ए अवयव टोटल को माने और इसको ए इनवर्स माने, तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, ठीक है। क्यों, अभी हम लोग व्युत्क्रम की परिभाषा में पढ़े ए बी बराबर बी ए बराबर आई पढ़े हैं, और उसमें हम लोग लिखे हैं ना कि ए इनवर्स बराबर बी, ए इनवर्स बराबर बी या बी इनवर्स बराबर ए। हम लोग इन दोनों में से किसी एक को इसमें हम लोग रखेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए, बी के जगह हम ए इनवर्स रख रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या मिल गया, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, ठीक है। यदि हम ए के जगह बी इनवर्स रखते, यहाँ पर बी इनवर्स कर दीजिए, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा और यहाँ पर बी इनवर्स हो जाएगा। तो क्या मिल गया, देख लीजिए, बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स बराबर आई। यानी कि ध्यान दीजिएगा, किसी भी अवयव और उसके व्युत्क्रम अवयव का जब हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो हमको आई ही प्राप्त होगा, यानी कि आइडेंटिटी ही प्राप्त होगा।
इसी सूत्र के आधार पर इसको हम लोग लिखे हैं AB इंटू AB इनवर्स बराबर I। चलिए अब हम लोग को सिद्ध करना है इसके बराबर इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों ओर A इनवर्स से पूर्व गुणन करते हैं। पूर्व गुणन मतलब प्री मल्टीप्लिकेशन, यानी पहले लिखेंगे पूर्व गुणन करने पर। तो पूर्व गुणन कीजिए, तो पूर्व गुणन का मतलब पहले लिखेंगे। इधर भी पूर्व गुणन होगा, यानी कि जो LHS और RHS में दिया है उसके ठीक पहले लिख देंगे तो उसे पूर्व गुणन कहेंगे। याद रखिएगा प्री मल्टीप्लिकेशन। देखिए शुरू में लिखे हैं, इसके LHS के शुरू में लिख दिए हैं, RHS के भी शुरुआत में लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बंटन नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा A इनवर्स A एक साथ आ जाएगा, B अलग हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी भी अवयव का हम लोग गुणा करते हैं तो वही अवयव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A इनवर्स, ठीक है। और हम लोग अभी देखें कि A इनवर्स इंटू A बराबर क्या होता है I। चलिए फिर उसके बाद देखिए ये आइडेंटिटी है, B के साथ गुणा करेंगे B हो जाएगा, हो गया A इनवर्स, ठीक है। एक बार और गुणन करना है, B इनवर्स से पूर्व गुणन कर दीजिए, लिखते हैं फिर B इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर यानी दोनों पक्षों में, यहां भी आप लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों में। चलिए तो क्या होगा B इनवर्स B इंटू AB इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स। A इनवर्स के पहले हम लोग लिखे हैं B इनवर्स, यहां भी पहले लिखे हैं B इनवर्स। अब इन दोनों को एक साथ हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा I। AB इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, या हम लोग क्या लिख सकते हैं I के साथ यदि इस अवयव का हम लोग गुणा करें तो कितना ही मिलेगा, यानी क्या मिल जाएगा AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। यही हमको सिद्ध करना था।